हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम मैट्रिक स्पेस को कंटिन्यू करेंगे। मैट्रिक स्पेस में हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस, एक दो डेफिनेशन है वो कवर करेंगे एंड देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड एंड बाउंडेड से, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। तो व्हाट इज क्लोजर ऑफ अ सेट? क्लोजर ऑफ अ सेट, तो सिंपल सा एक डेफिनेशन है। मैं पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं लिखवा रही हूँ, वो तो आपको आप लोगों की बुक में भी मिल जाएगा, बट जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपके पास एक एक्स डी नाम का क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हमारे को पहले एक एक्स डी मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है, एक ई दिया हुआ है जो कि सबसेट है इस कैपिटल एक्स का। ठीक है, एंड यहाँ पे ई डैश दिया हुआ है जो कि क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ई। अब ये जो ई सबसेट था एक्स का, इसका सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट, दैट इज आप इसको कह सकते हैं डिराइव्ड सेट। ठीक है, तो ये आपका ई डैश से डिनोट हो रहा है। अब यहाँ पे जो ई का क्लोजर है इसको आप क्या बोलेंगे, द क्लोजर ऑफ सेट ई। तो सेट ई का क्लोजर किससे डिनोट होगा, ई बार से डिनोट होगा, एंड दैट इज इक्वल टू में ई यूनियन में द डिराइव सेट ऑफ ई, दैट इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ई। तो ये आपका क्लोजर का डेफिनेशन होता है। कोई भी सेट का क्लोजर क्या होता है, वो सेट एंड द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट। ठीक है ना। जैसे कि अगर अब हम यहाँ पे बात करें कि अब हमारा सेट कैसा है, ले लीजिए 0 से 1 ओपन इंटरवल है, ये आपका क्या है, ई है। ठीक है, जो कि आर डी मैट्रिक स्पेस में डिफाइन है। आर डी आपकी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है। तो ये आर डी मैट्रिक स्पेस में डिफाइन है क्योंकि ये सबसेट है आर का, सेट ऑफ अ रियल नंबर का। ठीक है, अब इसके सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट की बात करें, दैट इज डिराइव सेट की बात करें, तो क्या होगा, क्लोज्ड 0 1 हो जाएगा। एंड अगर हम इसके क्लोजर की बात करें तो ई के ऊपर बात, दैट इज द क्लोजर ऑफ ई इज इक्वल टू में ई यूनियन में ई डिराइव सेट ऑफ ई, दैट इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन 0 1 यूनियन क्लोज्ड 0 1, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, क्लोज्ड 0 1। तो यहाँ पे जो ओपन इंटरवल 0 1 था उसका क्लोजर आपको मिला यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल 0 1। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल से भी आपको यहाँ पे बता दिया है कि तो क्लोजर ऑफ अ सेट ई क्या होता है, और इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है, क्लोजर ऑफ सेट ई बार से डिनोट होता है एंड दैट इज इक्वल टू द ई यूनियन डिराइव सेट ऑफ ई। ठीक है, तो ये हो गया क्लोजर ऑफ अ सेट की बात हो गई। एंड देन अब इसके आगे आते हैं हम यहाँ पे, इसके आगे आते हैं हम यहाँ पे, एक सेकेंड, इंटीरियर पॉइंट है ना। तो सेट इंटीरियर ऑफ अ सेट, या फिर हम बोले इंटीरियर ऑफ अ सेट, लिख लेते हैं यहाँ पे इंटीरियर ऑफ अ सेट। ठीक है, तो हमने इंटीरियर पॉइंट तो देखा हुआ होता है, उसी से रिलेटेड है यहाँ इंटीरियर ऑफ अ सेट। तो अगेन मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पास क्या है, एक एक्स डी कैसा है, एक मैट्रिक स्पेस गिवन है। ठीक है, एक्स डी आपका मैट्रिक स्पेस गिवन है। एक ए आपके पास सबसेट है जो कि किसका है, एक्स का सबसेट है। ठीक है, एंड देन द सेट ऑफ all interior point of this A is the इंटीरियर ऑफ सेट ए। तो इंटीरियर ऑफ सेट ए को डिनोट करेंगे ए के ऊपर में ये 0 नॉट बना के, या फिर आप इसको डिनोट कर सकते हैं आई एन टी और ब्रैकेट में जिस भी सेट का आप इंटीरियर ले रहे हैं इस तरीके से। एंड दिस इज इक्वल टू में किसका कलेक्शन होता है, एक्स टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो कि कहाँ से आ रहे होते हैं, ए से आ रहे होते हैं। और ये एलिमेंट कैसे होते हैं, इंटीरियर पॉइंट होते हैं, मतलब एक ना एक आर ऐसा एग्जिस्ट करता है कि एक्स सेंटर में एक स्पेयर आप बना पाएंगे जो पूरा का पूरा ए के अंदर कंटेन होगा।
फॉर सम आर के लिए। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो बात लिखी हुई है क्या कि एस आर और ये वाली बात, तो इसका मतलब है ये एम्प्लाई करता है कि जो एक्स है इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो जो भी सेट ऑफ अ इंटीरियर पॉइंट, मतलब इंटीरियर ऑफ अ सेट का मतलब है ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे उनका आप कलेक्शन कर लीजिए और उसको डिनोट कर दीजिए ए नॉट से, तो वो आपका क्या बन जाएगा, इंटीरियर ऑफ सेट ए, ठीक है ना। सिंपल सा है, एक पॉइंट था, उसके जितने लिमिट पॉइंट्स थे, जितने उसके इंटीरियर पॉइंट थे उनका कलेक्शन किया तो इंटीरियर ऑफ अ सेट मिल गया। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं यहाँ पे, कि एग्जांपल में ले लेते हैं आप यहाँ पे कि जो आपका मैट्रिक स्पेस है ये आर डी है, तो आप यहाँ ए ले लीजिए क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है, विच इज़ अ सबसेट ऑफ आर। अब आपको क्या करना है, इसका सेट ऑफ इंटीरियर ऑफ दिस सेट निकालना है ए। तो ये क्या होगा, कलेक्शन वो सारे एक्स एलिमेंट का ए में से जो क्या हो रहे होंगे, इंटीरियर पॉइंट बन रहे होंगे, मतलब उनके लिए एक आर एग्जिस्ट कर रहा होगा सच डैट जब हम उसको सेंटर बनाएं, पॉइंट को सेंटर बनाएं, तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा ए के अंदर कंटेन हो जाएगा। तो ये हमारा बनेगा। तो इसका जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, अगर आप देखें तो क्लोज 0 1 है ना, तो ये आपका 0 है, ये 1 है, एंड 0 एंड 1 आर इंक्लूडेड बिकॉज क्लोज 0 1। तो इसके जो इंटीरियर पॉइंट बनेंगे वो 0 और 1 को छोड़ के बाकी जितना भी आप यहाँ ले लीजिए वो सब क्या बनेंगे, आपके इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे मान लीजिए ले लिया है 0.5, ठीक है। तो 0.5 के लिए आपको एक यहाँ पे रेडियस आर मिल रही है सच डेट जब आप इस रेडियस का क्या कर रहे हैं, इंटरवल बना रहे हैं, तो पूरा का पूरा 0 1 क्लोज इंटरवल के अंदर कंटेन हो रहा है। तो ऐसा यहाँ पे जितने भी पॉइंट है ये सब चीज़ें होल्ड करेंगे। दिस एम्प्लाइज जो ए नॉट बनेगा इस पर्टिकुलर ए के लिए क्लोज इंटरवल 0 1 के लिए, वो बनेगा ओपन इंटरवल 0 1। तो ये आपका क्या हो गया, इंटीरियर ऑफ सेट ए, जो कि क्या था आपका क्लोज्ड 0 1। तो होप आपको ये समझ में होगा, विद एग्जांपल मैंने बता दिया है इंटीरियर पॉइंट। तो जो ये सेट ऑफ अ इंटीरियर पॉइंट है ये हमेशा कैसा होता है, सेट ऑफ इंटीरियर ऑफ अ सेट है वो हमेशा कैसा होता है, ओपन होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या आते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स आते हैं। एंड हमको पता है कि जो इंटीरियर पॉइंट का जो अगर कोई सेट है उसके पास सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स है तो वो सेट कैसा हो जाता है, आपका ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ओपन कब कहलाएगा, ये तो ओपन होता ही है, ए नॉट हमेशा ओपन होता है। एंड इफ अगर आपको देखने को मिल रहा है कि ए इज इक्वल टू में ए नॉट है, पूरे ही एलिमेंट अगर क्या हो जाए, ए के ए नॉट के बराबर हो जाए, दिस एम्प्लाइज कि क्या होगा, जो ए होगा वो भी ओपन हो जाएगा, क्योंकि ए नॉट तो ओपन होता ही है हमेशा, तो ए भी क्या हो जाएगा, साथ में ओपन हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है ना। ये एक सारी कहानी हो गई हमारी। तो ये एक डेफिनेशन थी हमारी इंटीरियर पॉइंट की। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, जो हमको एक और डेफिनेशन देख लेते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की, ठीक है, फिर हम थ्योरम करेंगे। बाउंडेड सीक्वेंस तो सिंपल सा है, बाउंडेड सीक्वेंस तो आपने अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी होल्ड हो जाती है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है xn नाम की, n1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये क्या है, आपकी एक सीक्वेंस है इन अ मैट्रिक स्पेस। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, जितनी भी बात कर रहे हैं सब मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो सीक्वेंस है वो भी कहाँ पे है, आपकी मैट्रिक स्पेस में है, ठीक है। ये सीक्वेंस बाउंडेड कब कहलाएगी, जब इसका जो रेंज सेट होगा वो बाउंडेड होगा, है ना। इफ द रेंज सेट डेट इज, रेंज सेट क्या होता है, xn मतलब x1 x2 x3, है ना। xn क्या हो जाए, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए इज अ बाउंडेड सेट।
अगर रेंज सेट बाउंडेड सेट हो जाता है तो आप बोलेंगे दिस एम्प्लाइज जो सीक्वेंस थी आपकी xn की n1 से लेके इंफिनिटी पे, ये भी कैसे हो जाएगी, इज बाउंडेड। ठीक है, या आप इसको अलग दूसरे शब्द में कहना चाहते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि E अगर कोई सबसेट है किसका, x का, एंड xd क्या है आपका, एक मैट्रिक स्पेस है, एक मैट्रिक स्पेस है, देन E को आप क्या कहना चाहते हैं, देन E इज बाउंडेड, देन E is said to be bounded, said to be bounded, कब बाउंडेड कह पाएंगे, if there exist real number are greater than 0 and a point small x belongs to capital X such that, इस तरीके से ये दोनों एग्जिस्ट करें, such that for every y belongs to the E, this implies जो d y x का जो डिस्टेंस है इज स्ट्रिक्टली लेस देन r। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसको भी समझ लेते हैं हम यहाँ पे अच्छे तरीके से कि देखिए आपके पास क्या है, ये x है पूरा, इस x के अंदर में आपने क्या ले लिया है, ये E ले लिया है। अब एक एलिमेंट आपने x फिक्स कर लिया है, ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हैं, इस x के अलावा यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो किससे डिनोट हो रहे हैं, y से डिनोट हो रहे हैं। तो लेट अभी हम एक y के लिए इसको दिखा देते हैं, ठीक है। तो y का x के साथ जो डिस्टेंस है वो कैसा है, स्ट्रिक्टली लेस देन, ये जो डिस्टेंस आ रहा है डिस्टेंस ऑफ x एंड y, अगर ये स्ट्रिक्टली लेस देन आ रहे हैं मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू से ये हमेशा कम आ रहा है, चाहे y आप ये वाला पॉइंट ले लीजिए, चाहे y आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लीजिए जो E के अंदर है, उन सब का डिस्टेंस r से कम आ रहा है, इसका मतलब है एक आउटर बाउंड्री मिल रही होगी जो कि कैसी होगी, r+1 टाइप की होगी, मतलब r से थोड़ी बड़ी ले लो तो r+1 टाइप की एक बाउंड्री मिल रही होगी। इस कारण से जो E है आपका बाउंडेड हो जाता है। तो वही चीज यहाँ लिखी है कि एक आप r डिस्टेंस खोज पा रहे होंगे सच डैट कि जब भी आप इस x से y का कोई भी E का कोई भी एलिमेंट लें और उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो वो r से हमेशा कैसा आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। इसका मतलब है r लेंथ की आउटर बाउंड्री बन रही होगी, इसका मतलब है E कैसा हो गया आपका, बाउंडेड हो जाएगा। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशन थी। अब हम क्या कर लेते हैं, जो हमको थ्योरम प्रूव करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। तो हमको गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है आपको यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कहाँ पे, एक मैट्रिक स्पेस के अंदर। तो आपको एक मैट्रिक स्पेस भी गिवन है, आपको यहाँ पे टू प्रूव करके दिखाना है कि ये जो आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस गिवन है ये कैसी है, बाउंडेड है। तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन आपको पता होगी, आपने लोअर क्लासेस जहाँ सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है वहाँ पे पढ़ी होगी। तो वही डेफिनेशन का यूज करेंगे एंड देन दिखाएंगे बाउंडेड है। तो जो अभी हमने बाउंडेड की डेफिनेशन देखी वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक सीक्वेंस ले लेते हैं जो कि कन्वर्जेंट होगी इन अ मैट्रिक स्पेस, क्योंकि ये चीज हमको गिवन है। तो जो गिवन है वो ले लेते हैं और इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस का नाम ले लेते हैं xn n1 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, बी a convergent sequence in a metric space। तो जो चीज गिवन थी वो हमने यहाँ पे ले ली है। तो एक सीक्वेंस ले ली है मैट्रिक स्पेस के, तो इसका मतलब है ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच डैट जब भी आप लिमिट निकालेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी की,
किस पे, इस सीक्वेंस xn पे, तो ये हमेशा क्या आएगी, x पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो कन्वर्जेंट मतलब होता है कि अगर सीक्वेंस की एक सिंगल लिमिट पॉइंट आ जाती है n टेंड टू इन्फिनिटी पे, तो सीक्वेंस कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। और वो जो लिमिट पॉइंट आती है वो भी सेट के अंदर आपके होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ले लिया एक सीक्वेंस ली और बताया एक सेट के अंदर पॉइंट है एक्स टाइप का, सच डेट कि जब भी आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी की लिमिट निकालते हैं इस एक्स एन पे, तो वो किसके बराबर आ जाती है, x के बराबर आ जाती है। तो ये कन्वर्जेंट का आपका क्या हो गया, डेफिनेशन से आपने ये चीज लिख ली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमको बाउंडेड की तरफ जाना है तो हम वहाँ चलते हैं। तो फिर हम लिखेंगे therefore for एप्सिलॉन, अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमने यहाँ एग्जैक्टली 1 ले लिया है। देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर सच डैट, जब भी आप इस xn का डिस्टेंस इस x पॉइंट से निकालेंगे तो वो स्ट्रिक्टली लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन आएगा। और एप्सिलॉन क्या है आपका 1 के बराबर है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है आपका, ये भी डेफिनेशन होती है कन्वर्जेंट की। आपने जो कन्वर्जेंट पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये चीज़ देखी होगी कि आप वहाँ पे क्या लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच डैट, कि आप वहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स एन माइनस में x या फिर लिमिट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू में m, देयर एंड m क्या है आपका, बिलोंग कर रहा होगा सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर के अंदर। तो ये आपने पहले डेफिनेशन देखी होगी जहाँ पे कन्वर्जेंट की, तो ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है, इसी का हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है। ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है तो इसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है अपने मैट्रिक स्पेस के लिए। तो मॉड की जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया है, डी यूज़ कर लिया है। एप्सिलॉन को हमने फिक्स कर लिया है 1 से, तो हमने 1 ले लिया है। m की जगह पे हमने क्या ले लिया है, n नॉट ले लिया है। तो ये पूरी डेफिनेशन कन्वर्जेंट की थी तो वो हमने लिख ली। इससे हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे कि जब भी इस x पॉइंट से बाकी कोई भी एलिमेंट का आप डिस्टेंस निकालते हैं x1, x2, x3, x4 जो कि कैसे हैं, n नॉट से बड़े हैं, ठीक है। तो n नॉट से बड़े हैं इसका मतलब है n नॉट प्लस 1, n नॉट प्लस 2, n नॉट प्लस 3 सो ऑन n नॉट प्लस समथिंग जो कि कैसा हो जाएगा, n के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक कि जब भी आप क्या निकाल रहे हैं, एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, मतलब इस साइड के n नॉट से ग्रेटर साइड के जब भी आप एलिमेंट लेंगे और उसका x के साथ डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हैं तो वो हमेशा कैसा है, एप्सिलॉन से छोटा है। इसका मतलब है एक स्पेयर आप बना सकते हैं एप्सिलॉन डिस्टेंस का जिसके अंदर ये सभी एलिमेंट होंगे xn टाइप के। तो इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो xn है वो बिलोंग कर रहा है आपका एप्सिलॉन डिस्टेंस, मतलब वन रेडियस के स्पेयर में जिसका सेंटर क्या है आपका x है फॉर एवरी n जो कि कैसे है, ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए जितने भी n आपके पास हैं उनके लिए आपने बताया जो xn है वो इस स्पेयर के अंदर आ रहा है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब n नॉट से पहले वाले तो जितने एलिमेंट है वो फिक्स हो गए 1 से लेके कहाँ तक, n नॉट माइनस 1 तक, ठीक है। 1 से लेके n नॉट माइनस 1 तक, तो ये तो फाइनाइट एलिमेंट हो गए 1 से लेके n नॉट माइनस 1 तक। तो आप क्या करिए, उठाइए, सबसे पहले क्या कीजिए, x1 लीजिए, फिर x2 लीजिए, फिर x3 लीजिए एंड सो ऑन, फिर आप xn नॉट माइनस 1 तक के एलिमेंट ले लीजिए और इनका x के साथ क्या करिए, डिस्टेंस फाइंड करिए, ठीक है। एंड जो उसमें सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको आप क्या ले लीजिए, r ले लीजिए। तो r क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ x1 का x के साथ, x2 का x के साथ, ठीक है, एंड सो ऑन x n नॉट माइनस 1 का कहाँ पे, x के साथ,
तो यहाँ पे जितने रिमेनिंग थे 1 से लेके n0-1 तक के लिए, तो उसके लिए आपने x1, x2, x3, xn0-1 तक के एलिमेंट लिए और उनका x के साथ डिस्टेंस फाइंड किया और उसमें जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस आया उसको आपने r ले लिया। ठीक है, अब ये मैक्सिमम डिस्टेंस, इसका मतलब है एक आप इस मैक्सिमम डिस्टेंस का जब भी आप एक स्पेयर बनाएंगे, जब भी इस मैक्सिमम डिस्टेंस का स्पेयर बनाएंगे, सेंटर आप क्या रखेंगे, ये x रखेंगे और यहाँ पे आप क्या रख लेंगे, क्लोज्ड रख लेंगे, क्लोज स्पेयर बनाएंगे, है ना। यहाँ पे जो n आप यूज कर रहे हैं वो कैसे है, लेस देन n0 है, याद रखिएगा ये स्ट्रिक्टली लेस देन n0 है। तो उसके लिए आपने देखा ये जितने भी xn थे ये कहाँ बिलोंग कर जाएंगे, इस स्पेयर के अंदर बिलोंग कर जाएंगे। याद रखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n0 है और यहाँ पे आपका n इज लेस देन n0 है, तो ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है ना। तो अब कंबाइन कर दीजिए बाय 1 and 2 बाय 1 and 2, आप लिख पाएंगे जो xn है वो कहाँ पे बिलोंग कर गया, आपका जो xn है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, आपका एक स्पेयर के अंदर बिलोंग कर रहा है, एक स्पेयर के अंदर बिलोंग कर रहा है जो कि क्लोज्ड स्पेयर है, सेंटर क्या है उसका x है, रेडियस r है और ये किसके लिए, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए हो गया। क्यों हो गया, एक बार फिर से इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपने n0 से जितने भी बड़े और n0 के बराबर है उनके लिए दिखाया है xn क्या है, 1 रेडियस x सेंटर के साथ इस पेयर के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 भी इंक्लूडेड था, तो जो r है वो 1 या बाकी इन सब डिस्टेंस से कैसा होगा, सबसे बड़ा होगा। और यहाँ आप क्या ले रहे हैं, n0 से जितने छोटे वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए आपने देख लिया कि जो xn है वो इस r रेडियस x सेंटर के साथ इस स्पेयर के अंदर बिलोंग करते। दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे तो फॉर एवरी n की बात हो गई, क्योंकि n0 से बड़े के लिए इक्वेशन 1 और n0 से छोटे के लिए इक्वेशन नंबर 2। तो आपने यहाँ पे दिखा दिया फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए, क्योंकि दोनों ही केस में n0 से बड़ा, n0 से छोटा और n0 के बराबर तीनों ही केस आपने यहाँ पे कवर कर। अब xn आपने क्या ले लिया था, यहाँ पे 1 रेडियस लिया था और यहाँ पे 1 और बाकी में भी जितने मैक्सिमम थे वो r रेडियस आपने यहाँ पे ले लिया था। तो इस कारण से आपने बाय 1 and 2 लिख लिया, जो xn है वो बिलोंग कर गया कहाँ पे, एस आर x सेंटर के साथ स्पेयर विथ रेडियस r के अंदर। अब हमने दिखा दिया जो बाउंडेड की सीक्वेंस हमने बाउंडेड की डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने देखा था कि अगर आप एक स्पेयर के अंदर बाउंड हो जाते हैं, वो भी क्लोज स्पेयर के अंदर अगर बाउंड हो जाते हैं, दिस एम्प्लाइज जो आपकी सीक्वेंस है वो कैसी है, इज बाउंडेड। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, थ्योरम यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 पे हमने क्या किया था, हमारे पास क्या थे, 1 था, 2 था, डॉट 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 n0-1 था, फिर यहाँ n0 था और फिर यहाँ n0+1 था, फिर यहाँ डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे ये जाता जा रहा था। ठीक है, तो n0 और n0 से +1 के लिए हमने इक्वेशन नंबर 2 पे कंसीडर किया और 1 से लेके n0-1 में इक्वेशन नंबर 1 पे डील की। इक्वेशन नंबर 2 में हमने दिखाया कि एक 1 रेडियस का मतलब एप्सिलॉन रेडियस, मतलब 1 रेडियस का एक x सेंटर के साथ स्पेयर मिल रहा था। ठीक है, जो जिसके अंदर यहाँ पे जितने भी xn थे वो बिलोंग कर रहे थे, क्योंकि उनका डिस्टेंस x से 1 से कम था। डिस्टेंस ऑफ x xn से कैसा था, लेस देन 1 था। ठीक है, अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में हमने दिखाया कि जो x है उसका डिस्टेंस x1 के साथ, x2 के साथ मान लो ये था, x3 के साथ मान लो ये था, तो इनमें से जो मैक्सिमम था वो हमने ले लिया r रेडियस। ठीक है, वो r रेडियस ले लिया। तो ये जो x1, x2, x3 और xn0-1 ये सब किसके आगे अंदर, एस आर रेडियस के स्पेयर के अंदर जिसका सेंटर x था। तो इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया यहाँ पे और मर्ज करके बता दिया ये वाली बात कि जो xn है एक पूरे स्पेयर के अंदर आ गया फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। इसका मतलब है xn आपका कैसा हो गया, बाउंडेड
हो गया। तो ये था पूरा कंप्लीट थ्योरम, मैंने यहाँ डायग्राम के साथ भी लास्ट में एक्सप्लेन कर दिया। होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करेंगे कॉची सीक्वेंस आर बाउंडेड, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनकी भी डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।